जय हिंद साथियों, विजडम डिफेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। सेना भर्ती से जुड़े हुए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन सीरीज का आज दूसरा पार्ट है। हम प्रयास करते हैं कि इसके अनुरूप ही पेपर में हमें पूछा जाए और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। तो पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से असंगत है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? किसके बारे में कहा रहा है? यह पाषाण काल से जुड़ी हुई घटनाक्रम के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कॉपर, ताम्र मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु है, यानी कॉपर द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, राइट। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है और तांबे की कुल्हाड़ी ये धातु का पहला औजार है। धातु का पहला औजार है वो तांबे की कुल्हाड़ी है। वैसे मानव का पहला औजार या पहला उपकरण पूछ ले तो पाषाण काल का सर्वप्रथम उपकरण है वो पेबुल, और पेबुल क्या है? एक पत्थर है। पेबुल क्या है? पत्थर। कुल्हाड़ी है वो धातु की, मेटल की है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड जौ, मानव द्वारा बोई गई प्रथम फसल जौ है, बिल्कुल सही बात है। मानव ने सर्वप्रथम जौ की कृषि की थी। मानव ने सर्वप्रथम किसकी कृषि की है? जौ की। और कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। कृषि के बारे में देखो क्या बात है। मानव ने सर्वप्रथम जो कृषि की है वो तो जौ की है, जो फसल बोई थी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है, न्यू स्टोन एज में। और कृषि की जो प्राचीनतम बस्तियां वो मेहरगढ़ पाकिस्तान, वर्तमान मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। धान के यानी चावल के सर्व प्राचीन अवशेष हैं वो बेलन घाटी, कोल्डिवा। बेलन घाटी, कोल्डिवा ये जगह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्राप्त होते हैं। कृषि में अगर पूछ ले आपको कपास की खेती का श्रेय, तो कपास की खेती का जो श्रेय है वो सिंधु वासियों को है। किनको है? सिंधु वासियों को कपास की खेती का श्रेय है। वैसे कृषि अगर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान थी और सिंधु वासियों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, यानी कृषि पर आधारित थी। और सेकंड पार्ट था वो व्यापार था। सेकंड पार्ट क्या था? व्यापार। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है जौ मानव द्वारा बोई गई प्रथम फसल है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड बुर्जहोम, बुर्जहोम मानव के साथ कुत्ते की कब्र प्राप्त हुई, बिल्कुल सही बात है। मानव के साथ कुत्ते की कब्र प्राप्त हो रही है कहाँ पर? बुर्जहोम। और बुर्जहोम जगह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। बुर्जहोम व गुप्तकराल, बुर्जहोम व गुप्तकराल ये दोनों ही जगह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण कालीन स्थल है। पाषाण कालीन स्थलों में सर्वप्रथम पलवरम तमिलनाडु में रॉबर्ट ब्रुसफुट द्वारा हस्तकुटार यानी एक पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी गई थी। बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते की भी कब्र प्राप्त हुई है। गुप्तकराल का अर्थ होता है कुमार की गुफा, कुमार की गुफा। ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, गलत बात है। अभी चर्चा की थी कृषि की। कृषि का आविष्कार न्यू स्टोन एज नवपाषाण काल में होता है। किस काल में हो रहा है? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। पाषाण काल को 3 पार्टों में बांटा गया। सबसे प्राचीन तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाया और पशुओं में सर्वप्रथम पालतू किस जानवर को बनाता है? कुत्ता को। अंतरिक्ष में भी सर्वप्रथम कुत्ता को भेजा गया था, नाम था लाइका कुतिया।
पूरा पाषाण काल सबसे लंबा पाषाण काल चला था मानव का। पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार होता है अंतिम स्टेज में, लगभग कह सकते हैं कि 1.5 लाख साल पहले हुआ था। मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाता, और भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल में सबसे महत्वपूर्ण है बागोर। और बागोर जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो भीलवाड़ा राजस्थान में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा राजस्थान में। नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार। नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल तो बुर्जहोम, गुप्त कराल। कृषि व पहिए का आविष्कार ये नव पाषाण काल की देन है। इसके अलावा यानी पत्थर की कुल्हाड़ी भी नव पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में स्थान रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? आ गया, एक्सप्लेन कर दिया अभी। मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को, डॉग को सबसे पहले पालतू बनाया था। बैल, बैल देखो सिंधु वासियों का अगर पूछ ले, सिंधु सभ्यता में जो सैलखड़ी की मोहरें हैं उन पर सर्वाधिक चित्र किसका मिलता है? एक श्रृंगी बैल का। सिंधु सभ्यता में जो सैलखड़ी की मोहरें हैं उनमें सर्वाधिक चित्र किसका है? एक श्रृंगी बैल का है। या सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख पशु था, वो था बैल। घोड़ा, सिंधुवासी घोड़ा से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। तथा आर्यों का प्रिय पशु यानी वैदिक सभ्यता, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो कौन था? घोड़ा था। घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई। सुरकोटड़ा गुजरात में सिंधु सभ्यता का स्थल है। घोड़े की मरण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति है, वो लोथल से प्राप्त होती है। और लोथल भी कहाँ पर है? गुजरात में है। शेर नहीं, शेर वैसे ऑलरेडी आपको पता है कि शेर को पालतू नहीं बनाया जा सकता है, शिकारी है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्न में से असंगत पहचानिए, आइडेंटिफाई इन द इनकॉन्सिस्टेंट वन अमंग ऑफ द फ्लोइंग। यानी ये भी आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? कृषि के प्राचीन साक्ष्य। कृषि के प्राचीन साक्ष्य यानी एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पर प्राप्त हुए? मेहरगढ़, पाकिस्तान। सही बात है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, पाकिस्तान में प्राप्त हो रहे हैं। कृषि में भी ध्यान रखना, अगर पूछ ले धान यानी चावल के प्राचीनतम साक्ष्य या चावल की खेती के प्राचीन अवशेष, तो जगह है कोल्डीहवा, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता में धान, चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से हुए। और चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त होती है? रंगपुर से। ऑप्शन नंबर सेकंड भी, लोह का सर्वप्रथम प्रयोग यानी फर्स्ट यूज ऑफ आयरन, हिती जाति, बिल्कुल सही बात है। मिडल एशिया, मध्य एशिया की हिती जाति ने सर्वप्रथम लोह का प्रयोग किया। लोह का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा? हिती जाति द्वारा। भारत में लोह युगीन सभ्यता, देखो लोहे के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ। लोह, आयरन, रासायनिक चिन्ह फेरस। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग हिती जाति कहाँ? मध्य एशिया, मध्य एशिया। वर्तमान में अगर आपको पूछा जाता कई बार, हिती एक चरमपंथी संगठन भी है। और हिती जो चरमपंथी संगठन है ये कहाँ पर है?
ये देखो सऊदी अरब के पास, अरब कंट्रीज में एक छोटा सा देश है जहाँ अभी इजराइल गाजा वार में ये हिती चरमपंथी चर्चा में आए। निकल गया, देखो 1 मिनट याद आती बताता। लोहा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन कर रहे हैं? हिती समुदाय के लोग। लोहे का रासायनिक चिन्ह एपी यानी फेरस। वैसे अगर देखा जाए तो भारत की लोह युगीन सभ्यता कौन सी थी? वैदिक। वैदिक सभ्यता में किन की जानकारी है? आर्यों की। आर्यों की सभ्यता ही कौन सी सभ्यता है? वैदिक। वैदिक क्यों कह रहे हैं कि इनकी जानकारी वेदों में मिलती है? आर्यों ने लोहे को श्याम अयस कहा था। क्या कहा था? श्याम अयस। आर्यों ने लोहे को क्या कहा था? श्याम अयस। तो लोहे की कितनी वैरायटी होती है? 4। लोहे की कितनी किस्में हैं? 4। सर्वश्रेष्ठ किस्म है मैग्नेटाइट। सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? मैग्नेटाइट। उसके बाद में हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये लोहे की 4 किस्में हैं। भारत में मुख्य रूप से किस किस्म का लोहा मिलता है? हेमेटाइट, हेमा, हेमो। इस प्रकार के नाम तो भारत की कल्चर के साथ जुड़े हुए। गांव में 2-4 हेमा मिली जावे। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी कौन था? हेमू था। याद रख लेना, हेमो नाम किनसु जुड़ियोड़ो है? भारतीय संस्कृति सु। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के भंडार अपने कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कच्चा लोहा उत्पादन में, लोहा में शब्द कितने हैं? 2। कच्चा लोहा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि महरौली, जो महरौली लोह स्तंभ है, ये कहाँ पर है? दिल्ली। चंद्रगुप्त द्वितीय का है। आज तक इसे जंग नहीं लगा है, खुले आकाश के नीचे यह खड़ा है। लोहे पर जंग लगने का कारण रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? यानी जिंक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। देखो एक बार वापस देखो तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग है वो हिती जाति द्वारा किया गया। सिंधुवासी तांबा आयात करते थे। कहाँ से? मतलब जो आपके सिंधुवासी थे, ये कहाँ से इंपोर्ट करते थे कॉपर? हड़प्पा? नहीं। सिंधुवासी तांबे का आयात मुख्य रूप से गणेश्वर से करते थे। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में ये स्थल पड़ता है सीकर, राजस्थान। तो इसमें असुमेलित कौन सा है? सी। क्योंकि सिंधुवासी हड़प्पा से नहीं, स्वयं हड़प्पा और सिंधुवासी तो एक ही बात है, सिंधु सभ्यता वाले। तो हड़प्पावासी व सिंधुवासी कहाँ से तांबा आयात करते थे? गणेश्वर से करते थे। कहाँ से? गणेश्वर से। लोह गलाने की जो प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई वो अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एक जगह, वहाँ पर प्राप्त हुई। बिल्कुल सही बात है। लोहे गलाने की भट्टियाँ के साक्ष्य राजस्थान में भी प्राप्त हुए थे। रेड टॉक, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम। बिल्कुल सही बात है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई की जाती है और खुदाई करने वाले दयाराम साहनी थे। यानी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी सर्वप्रथम तो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा ही है। और विलियम जॉन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर विलियम जॉन्स। अगला क्वेश्चन, असंगत पहचानिए, किनके बारे में दे रखा है? सिंधु सभ्यता के स्थलों और उनके उत्खननकर्ता के बारे में बताया गया है। पूछ रहा है पहला ऑप्शन क्या पूछता है? हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है।
हड़प्पा का उत्खनन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम सानी करते हैं। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के यानी मोंटगोमरी जिला में पड़ता है और ये रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा ही है और याद रख सकते हैं इसे हम हमारी मदर लैंग्वेज में। हड़प्पा अपाने गणी आवे दया, अपाने गणी आवे दया, दया आवे जने आपा गाड़ी बरबर मोरो रो करा दान, दया आवे जने गाड़ी बरबर किनो दान करा मोरो रो, क्योंकि वैसे ही एक दिन जानो है कब्रिस्तान। ये इनके मुख्य अवशेष साक्ष्य। हड़प्पा अपाने गणी आवे दया मतलब दयाराम सानी उत्खनन करता। इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। सर्वाधिक सैल खड़ी की मौर्य कहाँ से? हड़प्पा से। और एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है? RH-37। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से उगते हुए यानी पौधे की मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई। वैसे अनागार और सनानागार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की समानता है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की। सेकेंड ऑप्शन तो ये तो सही है आपके। सेकेंड ऑप्शन मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा उत्खनन, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया जाता है। और सिंधु सभ्यता का कोई सबसे बड़ा नगर था तो वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मृतकों के टीले में होती है राख, मृतकों के टीले में क्या होती है? राख। राख से बनता है राखलदास बनर्जी। मृतक के संस्कार में जाकर व्यक्ति वापस आकर करता है स्नान और फिर धोता है कपड़ा और उसके बाद में करता है मूर्ति पूजा। ये बात हो गई। देखो, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती का बुना हुआ कपड़ा, योगी की मूर्ति, कांस्य नर्त की मूर्ति और एक मोहर पर पशुपति नाथ की मूर्ति, ये सब कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो उत्खनन 1922, राखलदास बनर्जी। और याद रखने का अच्छा तरीका है, मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला और मृतकों के टीले में होती है राख। राख से बन रहा राखलदास। और मृतक के संस्कार में जाकर वापस आते ही व्यक्ति करता है स्नान, फिर धोता है कपड़ा और उसके बाद में करता है मूर्ति पूजा, यानी स्नानागार, सूती का बुना हुआ कपड़ा। सूती किन से? यानी कपास से। इसका मतलब कपास की खेती का श्रेय किनको है? सिंधु वासियों को। नेक्स्ट देखो, कालीबंगा 1952 में खोज कौन कर रहे हैं? अमलानंद घोष। सही बात है। उत्खनन यहाँ पर बीबी लाल और BK थापर करते हैं 1962-63 में। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष। वैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंगरी चूड़ियाँ। पंजाबी भाषा में बंगा यानी चूड़ी, काली का मतलब काला। पर हमें याद रखने के लिए थोड़ा एक लॉजिक निकालना है। राजस्थानी में आप क्या कराना? काड़ो कहीं या करे अमल, अफीम ने बोलिया करे इधर अमल। काड़ो कहीं या करे अमल और अमल लेवे जन बाहर ना आवे आनंद। नहीं नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। काड़ो या करे अमल, अमल लेवे जन बाहर ना आवे आनंद। जने बीबी होवे लाल लाल, किथे अमल क्यों लेवो? गुस्से में बीखे डोकरो कई बार खोपड़ी में देवे थाप। की जाके देवे खोपड़ी। डोकरो कहीं कहवे क्या अमल लेऊं जने तो जोतूं दोहरा खेत, नहीं तो सुकोड़ा पड़ियोड़ा रहेवेला। वही बात है, 6 छेद वाली खोपड़ी, जुते हुए दोहरे खेत के साख से, भूकंप के साख से, ये पहचान है कालीबंगा की। कालीबंगा और बनावली यानी बनवाली हरियाणा में है और ये दोनों हड़प्पा से पहले व हड़प्पा के समय भी विकसित थे। यहाँ पर सभ्यता मौजूद थी। मतलब प्राक हड़प्पा व हड़प्पा युगीन स्थल कौन है? कालीबंगा। अगला लोथल गुजरात में है। 1955 में इसका उत्खनन होता है। रविंद्र सिंह बिष्ट नहीं। लोथल का उत्खनन करते हैं SR राव। कौन कर रहे हैं? SR राव। लोथल गुजरात, बोगवा नदी के किनारे। और लोथल की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा।
गोदीबाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। यह सिंधु सभ्यता की कोई सबसे बड़ी बनाई गई एक मानव द्वारा आकृति है। गोदीबाड़ा मतलब जहाज़ों को ठीक करने का स्थान या जहाज़ों का गैरेज। फारस की मोहरें भी कहाँ पर मिली थी? लोथल में। और चावल का दाना भी कहाँ पर प्राप्त हुआ? लोथल। इसके अलावा मिट्टी के चक्की के पार्ट भी लोथल में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर विदेश यानी कह सकते हैं सुमेरिया, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अग्नि वेदिकाएँ लोथल व कालीबंगा में प्राप्त होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ ही है। प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल वर्तमान में अफगानिस्तान में है? ऑप्शन नंबर ए मुंडीगाक, बिल्कुल सही बात है, मुंडीगाक अफगानिस्तान में है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुर्तगोई भी अफगानिस्तान में है। सुतका कैंडोर अफगानिस्तान में नहीं है, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो तो है सुतका कैंडोर। सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। और सबसे नॉर्थ में है वो मांडा यानी चिनाब नदी। और सबसे साउथ में है वो देमाबाद परवरा नदी महाराष्ट्र में। तो स गलत है भाई, ये तो पाकिस्तान में है। अ और ब दोनों, तो इसका ऑप्शन होगा आपके अ व ब दोनों यानी मुंडीगाक व सुर्तगोई दोनों ही कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। बाकी सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है वो पाकिस्तान व भारत में है। स्वतंत्रता से पहले सर्वाधिक जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वो पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं। और स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल भारत में खोजे गए। और भारत में कहाँ पर खोजे गए? गुजरात में। ये सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। असंगत पहचानिए, मतलब आपको स्थल और उनसे प्राप्त हुई कुछ जानकारी साक्ष्य के बारे में पूछ रहा है। हड़प्पा बताया था आपको, RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे की, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा और यह मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई। सैलकड़ी की सर्वाधिक मोहरें भी यहीं से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो कांस्य की नर्तकी मूर्ति, योगी की मूर्ति और एक सैलखड़ी की मोहर पर पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती का बुना हुआ कपड़ा मोहनजोदड़ो से। धोलावीरा गोदीबाड़ा नहीं, गोदीबाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ भाई। तो इसमें से असंगत कौन है? धोलावीरा। तो धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ? धोलावीरा से एक तो जलाशय यानी सरोवर के साक्ष्य मिले, एक शिलापट मिला यानी अभिलेख प्राप्त हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा। बनावली हरियाणा में है और यहाँ पर मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आर्यों से संबंधित पूछ रहे हैं। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, यह मत कौन दे रहे हैं? आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी। यह मत कौन देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लोकमान्य तिलक नहीं। लोकमान्य तिलक ने तो कहा था कि आर्य कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से आए। उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव या कह सकते हैं कि आर्कटिक प्रदेश। लोकमान्य तिलक है वो आर्यों का निवास मानते हैं उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। अविनाश चंद्र आर्यों का स्थान बताते हैं सप्त सिंधु। और आर्यों ने सर्वप्रथम अपनी बस्तियां कहाँ पर बसाई थी? सप्त सिंधु प्रदेश, यानी ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ पर निवास कर रहे थे? सप्त सिंधु प्रदेश। मैक्स मुलर, हाँ जी, मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के। और मैक्स मुलर का मत सबसे प्रभावी मत है, यानी आर्यों का लगभग निवास कहाँ पर माना जाता है? मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध जनपद के बारे में पूछ रहा है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में थोड़ा सा अंतर है। वास्तविक संस्थापक यानी वह उस साम्राज्य का विस्तार करता है, उस साम्राज्य को बढ़ाता है, मजबूत ताकतवर शासक होता है।
संस्थापक मतलब वह उस साम्राज्य की नींव रखता है और हो सकता वो शुरुआत करता है, इसीलिए शुरुआत में उसका शासन एक सीमित क्षेत्र तक होता है। मगध का संस्थापक तो था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ। ये तो मगध का संस्थापक है। बृहदर्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है कि मगध का संस्थापक बृहदर्थ है। और उसके बाद में कहते हैं कि इसी का एक वंशज हुआ था जरासंध, और जरासंध ने राजधानी बनाई थी गिरिब्रज। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु नहीं, उदय, ये भी गलत है। बिंबिसार, बिल्कुल सही बात है, मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। तो देखो ये अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, और अजातशत्रु से जुड़ा हुआ एक बार बार डिफेंस में क्वेश्चन पूछा जाता, इसका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या था? कुणिक। कुणिक किसे कहा जाता? अजातशत्रु को। वैसे महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु की उपाधि दी थी। अजातशत्रु मतलब उनका कोई जन्मजात शत्रु नहीं है। अजातशत्रु भारत का पहला पितृहंता भी है, इसने अपने पिता की हत्या की थी। और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदय ने की थी। बिंबिसार किस वंश की स्थापना करता? हर्यक वंश की स्थापना करता। और मगध पर पहला कोई राजवंश है तो वो कौन सा है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश पर एक कलंक है कि यह पितृहंता राजवंश था, मतलब यहाँ के जो शासक थे या राजा बने थे उन्होंने अपने पिता को मारा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, और हर्यक वंश की शुरुआत कहाँ से की जा रही है? मगध से। और बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? राजगृह। तो मगध की दो राजधानी हो गई, एक राजगृह हो गई और एक हो गई गिरिब्रज। मगध जनपदों में शक्ति का केंद्र था, यानी 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण या शक्ति का सत्ता का केंद्र कौन था? तो वो मगध था। गणानंद नंद वंश का अंतिम राजा हुआ था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? गणानंद था। और गणानंद को समाप्त करके, गणानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना, महापद्मानंद है। महापद्मानंद ये नंद वंश का संस्थापक हुआ था। तो मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करता है, अंग जनपद को जीतकर मगध में मिलाता, और यहीं से कहते हैं कि साम्राज्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। महाकौशला से शादी करने पर काशी गांव इसे दहेज में प्राप्त हुआ। बिंबिसार का ध्यान रखना है, जो राजवैद्य था उसका नाम जीवक था। जीवक को प्रद्योत चंड के इलाज के लिए भी भेजा गया था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध वे थे, तो बुद्ध किन के समकालीन थे? अजातशत्रु व बिंबिसार के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है क्षत्रियों का विनाशक। क्षत्रियों का विनाशक किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 पद्मानंद, बिल्कुल सही बात है। पद्मानंद को क्षत्रियों का विनाशक यानी उपाधि दी गई है सर्व सत्रांतरक। सर्व सत्रांतरक किसे कहा गया है? महापद्मानंद को। पद्मानंद नंद वंश का संस्थापक है, और नंद वंश के समय जैन धर्म को प्राश्रय मिला था, जैन धर्म का प्रसार हुआ था। बिंदुसार के बारे में आपने बिंदुसार अलग है, सब बिंबिसार पढ़ा है। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम है सम्राट अशोक। अजातशत्रु पढ़ाई था पुष्यमित्र वैश्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, उसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य है, पुष्यमित्र नहीं है, पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यमित्र तो शुंग है। और पुष्यगुप्त वैश्य ने एक झील बनाई हुई थी जिसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन झील यानी जूनागढ़, गिरनार, गुजरात। और जूनागढ़ का उस समय गवर्नर था, किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य। अगला क्वेश्चन, यह आपको जनपद और उनकी राजधानी से संबंधित पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कंबोज है, ध्यान रखना। कंबोज की राजधानी तो ध्यान रखना, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गया, घटक नहीं है, हाटक है। कंबोज की राजधानी हाटक बिल्कुल सही है। अवंती की राजधानी उज्जैन।
और दूसरी राजधानी इसकी महिष्मति थी। गांधार, तक्षशिला बिल्कुल सही है। मत्स्य जनपद, सूरसेन तो खुद जनपद था। सूरसेन की राजधानी मथुरा है और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर थी। क्या थी? विराट। जनपद काल, इसे जनपद काल को दूसरी नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई। जनपद काल को दूसरी नगरीय क्रांति, तो पहली नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता वाली थी। दूसरी नगरीय क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? लोह का। किसका योगदान है? लोह का। जनपद काल के दौरान 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों में प्राप्त होती है। जिसमें सबसे उत्तर में जो जनपद है वो है कंबोज, और सबसे दक्षिण का जो जनपद था वो है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली। 16 महाजनपदों में सत्ता का केंद्र कौन है? तो मगध है। ज़्यादातर जनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वजी और मल, ये दो ऐसे जनपद थे जहाँ पर गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यानी वजी में 8 और मल में 2 गणराज्य थे। जनपद काल में कुल 10 गणराज्य भी थे। नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्ध, ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया। गौतम बुद्ध के समकालीन गणराज्य कितने थे? 10। 10 में आपके 8 तो कहाँ पर है? वजी में है, और 2 गणराज्य थे मल जनपद। मल जनपद की राजधानी थी कुशावती या कुशीनारा या कुशीनगर, और कुशीनारा में निर्वाण हुआ था किसका? महात्मा बुद्ध को जो मोक्ष प्राप्ति हुई, बुद्ध की जो मृत्यु हुई, वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा या कुशीनगर में। वजी की विदेह राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। जियो और जीने दो, यानी स्लोगन ऑफ लिव एंड लेट लिव, तो ये किसका नारा है भाई? ये किसने नारा दिया था? जियो और जीने दो। और ऋषभदेव? नहीं। महावीर स्वामी, बिल्कुल सही बात है। महावीर स्वामी जी ने नारा दिया था जियो और जीने दो। याद रख लेना, याद रखना भी आसानी है। महान वीर वही होता है जो खुद भी जीता है और औरों को भी जीने देता है। महान वीर वही होता है जो खुद भी जीता व औरों को भी जीने देता, मतलब जियो और जीने दो। महावीर स्वामी। बुद्ध, लाइटमैन ऑफ एशिया, बुद्धा। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया? महात्मा बुद्ध को। पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? पार्श्वनाथ हुए थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभदेव, आदिनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हैं। वह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी हैं। ऋषभदेव जी का कई बार प्रतीक चिन्ह भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। ऋषभदेव जी का ऋषभ किसे कहते हैं? बैल को, तो सांड या बैल प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्धा gave the फर्स्ट sermon। बुद्धा ने प्रथम उपदेश राजगीर? नहीं जी, राजगीर में तो पहला उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 मेल नहीं खा रहा है। सारनाथ, हाँ सही बात है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश हैं, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती। और श्रावस्ती कौशल जनपद की राजधानी है। किस जनपद की राजधानी है? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कुशीनगर या कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी, मोक्ष प्राप्ति हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म के देखो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, पूछ रहा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब है पवित्र, पवित्र दृष्टि, सम्यक ज्ञान, पवित्र ज्ञान, सम्यक आचरण, पवित्र चरित्र, पवित्र आचरण, ये तीनों हैं। और सम्यक योग जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो ये जैन धर्म के क्या हो गए, त्रिरत्न हो गए। त्रिपिटक की बात पूछ ले तो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, धार्मिक आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लेकर आए थे? द रिलीजियस मूवमेंट वाज ब्रॉट टू नॉर्थ इंडिया बाय। धार्मिक आंदोलन को उत्तर भारत कौन लेकर आए? ऑप्शन नंबर 1 नैनार संत। नहीं, ये मेल नहीं खा रहा है। नैनार संत शैव आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने दक्षिण भारत में शैव आंदोलन की शुरुआत की थी। अलवार संत वैष्णव आंदोलन से संबंधित हैं और इन्होंने कहते हैं कि दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन, वैष्णव आंदोलन। रामानंद, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक आंदोलन या वैष्णव आंदोलन जो भी कह दो, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन भी शब्द आ सकता है, ध्यान रखना। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लेकर आए थे? तो रामानंद लेकर आए थे। अक्सर ज़्यादातर शब्द ध्यान रखना भक्ति आंदोलन लिखा मिलता है। रामानंद जी के शिष्य कबीर और रैदास तो बहुत ही चर्चित शिष्य थे। बाकी दन्ना जी, पिप्पा जी, सदनानंद जी, सेनानई जी, ये सब रामानंद जी के शिष्य हैं। रामानंद जी के शिष्य रैदास का नाम रविदास भी मिलता, चमार जाति के थे। और मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। कबीर, कबीर को कबीरा भी कहते हैं और कबीरा जन्मे काशी, वाराणसी में। कबीर की मृत्यु कहाँ पर होती है? मगर, मगर उत्तर प्रदेश में है। और कबीर की मृत्यु के लिए कहते हैं कि उत्तरदायी ठहराया जाता है किसे? सिकंदर लोदी को। किसे? सिकंदर लोदी को। इसका मतलब कबीर किनके समकालीन हुए? सिकंदर लोदी के समकालीन हुए। कबीर यानी एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानते थे, पाखंड का विरोध करते थे। कबीर की रचना में सबसे महत्वपूर्ण बीजक, साखियाँ भी प्रसिद्ध हैं। और कबीर जी की जो रचना है वो किस भाषा में पूछ ले तो अवधी भाषा। किस भाषा में? अवधी। अगला क्वेश्चन, संत तुलसीदास जी किनके समकालीन थे? तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर लोदी। नहीं, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन है? कबीर जी है। कौन है? कबीर जी हैं। अकबर के समकालीन, बिल्कुल सही बात है, संत तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन 5वें गुरु अर्जुन देव कह सकते हैं। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। औरंगजेब के समकालीन रामदास। रामदास, ये रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु है रामदास। जो सिखों के चौथे गुरु हुए थे रामदास, वो रामदास जी कहते हैं कि किन के समकालीन है? अकबर के समकालीन है, लेकिन वो सिखों के चौथे गुरु। और ये रामदास यानी महाराष्ट्र शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु है वो कौन है? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी औरंगजेब के समकालीन, और सिखों के चौथे गुरु रामदास जी तो अकबर के समकालीन। अकबर ने रामदास जी को अमृतसर की जमीन भेंट की थी। और अमृतसर की यानी अमृतसर किसने बसाया था? रामदास जी ने। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल का निर्माण कौन कराते हैं? अर्जुन देव। लेकिन इस स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत, सोने की परत किसने चढ़वाई थी? तो पंजाब के राजा शेर पंजाब रणजीत सिंह ने। सोने की परत किसने चढ़वाई थी? रणजीत सिंह जी ने। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की रचनाओं में भी देखें तो देखो कौन कौन सी रचनाएं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र पर है। इसके अलावा गीतावली, दोहावली,
इनकी भी रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। गीतावली, गीतावली है, गीता रस है तो लोकमान्य तिलक, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, गीत गोविंद जयदेव। तुलसीदास जी की भी रचनाएं किस भाषा में हैं? अवधी भाषा में है। और कबीरदास जी की भी रचनाएं किस भाषा में है? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ। वैष्णव रिलीजन स्प्रेड, यानी वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ था। तो देखो मौर्य काल, मौर्य काल में तो 3 अलग अलग धर्म पनपे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार आजीवक धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रसार। तो मौर्य काल में तो 3 धर्म फले थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ था। वैष्णव धर्म नहीं पूछे तो पर्याय में पूछ सकते हैं कि भागवत धर्म का प्रसार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। शुंग काल में तो यानी पुष्यमित्र शुंग है, वो अशोक द्वारा बनाए गए ज़्यादातर बौद्ध स्तूप क्या करता है? वापस तुड़वा देता है। मुगल काल में तो सीधी सी बात है, अगर प्रसार होगा तो इस्लाम का ही ज़्यादा होगा, अपने धर्म का ही करेंगे। सम्राट अशोक के द्वारा, अगला क्वेश्चन यही हो गया कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित अधिकांश जो बौद्ध स्तूप थे वो किसने तुड़वाए? अभी उत्तर बताया था आपको, पुष्यमित्र शुंग। अशोक के द्वारा बनाए गए ज़्यादातर स्तूप पुष्यमित्र शुंग तुड़वा देता है। शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश की नींव मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ को हटाकर, बृहदर्थ का मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, बृहदर्थ को अपदस्थ कर शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करता है, और पुष्यमित्र शुंग को अश्वमेध यज्ञ कराते हैं पतंजलि इनके पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, इसकी जानकारी अयोध्या शिलालेख में प्राप्त होती है। और अयोध्या शिलालेख इनके मंत्री गवर्नर धनदेव का है। किनका है? धनदेव का। शशांक वह आदमी था जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। बोधि वृक्ष कटवा कर गंगा में फेंक दिया था, तथा हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलवाया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता कौन है? तो ध्यान रखना, कुमारगुप्त हैं। नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही विश्वविद्यालय कहाँ पर पढ़ते हैं? बिहार में। तो इस क्वेश्चन यानी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ज़्यादातर स्तूप कौन तुड़वाता है? तो ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः एक बार एग्जाम से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। जय हिंद।